ओके, तो मैं आपको काफ़ी दिनों से कह रहा था कि मैं आपको समरी दूंगा उस सारे कंटेंट की जो हमने अब तक पढ़ा है। और मैं ये समरी का लालच आप लोगों को लास्ट चैप्टर के स्टार्ट से लगा रहा हूँ, जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट किया था। तो अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर ख़त्म कर दिया है और यूं इस तरह हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कोर्स के पहले 4 चैप्टर जो हैं, चैप्टर 25 से लेके 28 तक, वो कंप्लीट कर लिए हैं। और मैंने आपको बताया था कि आपको शायद यूं लगे कि हमने बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो पढ़ने वाली हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो हमने बेसिकली सिर्फ एक ही चीज़ कैलकुलेट करना सीखी है। हो सकता है उस एक चीज़ को कैलकुलेट करने के चक्कर में हमने कुछ 2-4 और चीज़ें भी पढ़ी हों, लेकिन बुनियादी तौर पे हम जो काम कर रहे थे वो एक ही चीज़ कैलकुलेट कर रहे थे और वो चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो लेट मी क्विकली समराइज कि हमने पिछले 4 चैप्टर में किस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं और वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं। क्योंकि चीज़ें पढ़ लेना एक बात है, लेकिन उन चीज़ों को जो हमने पढ़ी होती हैं उनको आपस में जोड़ना फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप 2 चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। इसलिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पे ज़रा मैं आपको समरी दूँ कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। जब भी आप एक चीज़ पढ़ते हैं तो अगर आप उसके बाद कोई दूसरी चीज़ पढ़ते हैं तो वो उससे रिलेटेड होती है पहली चीज़ से, और ये कनेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, जहाँ पे हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ। तो हमने ये कहा था कि हमारे पास 2 तरह के चार्जेस होते हैं और वो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं और वो फोर्स जो है वो कूलम्स लॉ की मदद से दी जाती है। दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कोर्स। लेकिन फिर हमने नेक्स्ट ये सवाल किया कि अगर फोर्स कूलम लॉ से दी जाती है और चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर पड़े होते हैं कुछ फासले के ऊपर, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो जो फोर्स है वो बिना किसी मीडियम के, बिना किसी वास्ते के एक से दूसरी जगह पहुंच जाती है। यानी अगर एक चार्ज यहाँ पड़ा है, दूसरा चार्ज यहाँ है, तो फोर्स कैसे पहुंच जाती है एक से दूसरी जगह। और इस सवाल का जवाब देने में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि हर चार्ज जो है वो अपने गिर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप किसी दूसरे चार्ज को रखते हैं तो वो फोर्स फील करता है। और यूं हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आया, बेसिक आइडिया आया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और उसके बाद अगर हम देखें तो चैप्टर 26, चैप्टर 20 जब आप किसी दूसरे चार्ज को रखते हैं तो वो फोर्स फील करता है। और यूं हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आया, बेसिक आइडिया आया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और उसके बाद अगर हम देखें तो चैप्टर 26, चैप्टर 27 और चैप्टर 28 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ तरीके देखे हैं। दैट्स इट। और यही वो चीज़ है जो मैं आपको कह रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि हमने बुनियादी तौर पे सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ी है, और वो एक चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज इट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटी है जो आप एक्सपेरिमेंट्स में मेजर करते हैं, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी आप मेजरमेंट करते हैं और फिर अपनी बाकी सारी कैलकुलेशंस को वैलिडेट या इनवैलिडेट करते हैं। ओके, तो इसके साथ साथ जो एक चीज़ और पैरेलल में चली वो ये थी कि फोर्सेस हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किस तरह का हो सकता है। तो हमारे पास जो सबसे सिंपल कन्फिगरेशन है वो सिंगल आइसोलेटेड चार्ज होता है। तो हमने सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा और उसकी वजह से फोर्स भी देखी। सिंगल के बाद दूसरी कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास जो कन्फिगरेशन है चार्जेस की, वो क्या हो सकती है, जो फोर्स प्रोड्यूस करती है या फील्ड प्रोड्यूस करती है। अगर हमने सिंगल चार्ज देख लिया तो ऑफकोर्स 2 चार्जेस का कॉम्बिनेशन होगा, और यूं हमने डाइपोल देखा। अगर 2 चार्जेस नहीं है, इससे भी ज्यादा हो तो फिर क्या होगा, 3 चार्जेस होंगे या 3 से ज्यादा आइसोलेटेड चार्जेस होंगे। मीन अलग-अलग एक चार्ज, हमें पता है कि चार्ज क्यू है और इसके ऊपर इतना चार्ज है, तो फिर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लिया कि ठीक है, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्सेस जो है वो सिंपली ऐड हो जाएंगी। दैट्स इट। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट बड़ी चीज़ क्या आ सकती है, वो ये आ सकती है कि अब हम ये कहते हैं कि फर्ज करें कि जो चार्जेस हैं वो आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मेरा ये आईपैड है, इसके ऊपर भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। आई मीन ये एक प्लेन की फॉर्म में है, लेकिन इसके ऊपर भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो फिर हमने ये सवाल किया कि अगर चार्जेस इस आईपैड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या जो फोर्स ये किसी दूसरे चार्ज के ऊपर लगाएगा वो किस तरह की होगी। और यूं हमारे पास टॉपिक आया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का। उसमें भी हमने हर तरह की आर्बिट्रेरी शेप की डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं देखा, वो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कोर्स में देखेंगे।
उसमें भी हमने सिर्फ 3 तरह की कन्फिगरेशन को कंसीडर किया, जिसमें हमारे पास जो पहली थी वो लाइन की सिमेट्री थी, जिसमें चार्ज जो है वो एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो दूसरी सिमेट्री थी हमारे पास वो प्लेनर सिमेट्री थी, बिल्कुल जैसे मैंने ये मिसाल दी कि जैसे ये आईपैड है तो ये प्लेन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और तीसरी जो सिमेट्री है वो स्फेरिकल सिमेट्री हो सकती है, जैसे फुटबॉल होता है। दैट्स इट, हमने यही चीज़ें की हैं और फिर बार बार हमने इन्हीं चीज़ों को रिपीट किया है मुख्तलिफ क्वांटिटीज कैलकुलेट करने के लिए। ये हमारा बेसिकली पहला चैप्टर था 25th जो फोर्स के रिलेटेड था। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यही किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आइसोलेटेड चार्ज का कैलकुलेट किया, फिर डाइपोल का कैलकुलेट किया, फिर क्वाड्रोपोल का कैलकुलेट किया जिसमें 4 चार्जेस होते हैं। और फिर हमने कहा कि ओके लेट्स मूव ऑन टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, और उसमें भी हमने फिर हम 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस कैलकुलेट किया देखी हमने। पहली जो थी वो चार्ज जिसमें लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, दूसरी जो थी उसमें प्लेनर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बिल्कुल जैसे मैं आईपैड की एग्जांपल दे रहा हूँ, और तीसरी जो है वो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी। दैट्स इट, दैट्स ऑनेस्टली all there was in chapter 1st and chapter 2nd, like 25th और 26th चैप्टर में। इसके अलावा और उसमें कोई चीज़ नहीं थी। ओके दैट्स इट। तो हमने 25वें चैप्टर से स्टार्ट किया कि चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो फोर्सेस लगाते हैं, और फिर फोर्सेस से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के तस्वर को जन्म दिया, और फिर उसके बाद हमने 26 चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखा। 27 चैप्टर जो है वो गाउसेस लॉ के मुतालिक है, और गाउसेस लॉ हमें क्या बताता है कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाउसेस लॉ को भी हमने सिर्फ इस सेंस में पढ़ा है कि ये हमें कैसे बताता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते रहे हैं, और सिर्फ ये हुआ है कि गाउसेस लॉ जो है वो ज्यादा आसानी से हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के मुताल्लिक ही है पूरे का पूरा चैप्टर। तो हमने अभी सिर्फ एक टॉपिक ही पढ़ा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फोर्स तो आप निकाल देना जो कूलम्स लॉ की है, क्योंकि उधर से तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास चौथा चैप्टर, चैप्टर 28, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेटेड है। एंड टू बी ऑनेस्ट हमने उसमें वैसे किया क्या है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया है, और फिर ये देखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए था। जो हमने 26वें चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट कैलकुलेट करना सीखा था, इट वाज हार्ड बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो चैप्टर 27 में गाउसेस लॉ में बताता है कि यू कैन एक्सप्लॉइट द सिमेट्रीज ऑफ द प्रॉब्लम, और आप ज्यादा आसान तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये चैप्टर 28 जो पोटेंशियल का, ये हमें क्या बताता है कि ओके लेट्स नॉट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली, आप ऐसा करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें, वो थोड़ी आसान क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और फिर एक दफ़ा जब आपके पास वो आ जाए तो फिर आप उसको इस्तेमाल करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या वर्क का कॉन्सेप्ट है वो तो हमने डेवलप किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे ही डिफाइन हुआ था ना कि इट्स द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वैसे अगर इनको आप सेपरेट टॉपिक्स भी कंसीडर कर लें तो हाउ मेनी दे आर, लेट मी एक्चुअली काउंट इट फॉर यू। कूलम्स लॉ, दैट्स इट। और कूलम्स लॉ से हमारे पास उसके बाद थी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, 3 तरह के प्रॉब्लम्स हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरा टॉपिक, और फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज टॉपिक, लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगेन रिपीट हो रही है। फिर गाउसेस लॉ, दैट्स इट। और गाउसेस लॉ में फिर वही 3 सिमेट्रीज रिपीट हो रही हैं जो हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में की थी। 2 टॉपिक चलें ये कर लें, 6 हो गए, हालांकि इसमें 3 रिपीट हो गए हैं जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हर चैप्टर में आ रही है। और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर में हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क, जो बेसिकली असल में एक ही टॉपिक है क्योंकि वो सारी डेफिनेशंस एक दूसरे से रिलेटेड है। दैट्स इट। और यही मैं कह रहा था कि आपने बेसिकली बुनियादी तौर पे 4-5 टॉपिक ही किए हैं, बल्कि मैं तो उसको सिर्फ एक टॉपिक कहता हूँ कि आपने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखा। लेकिन अगर आपको ज्यादा लगता है तो आप इनको 4-5 टॉपिक कह लें, 6 कह लें, लेकिन यही कुछ है, इससे ज्यादा कुछ। अगर आप इनको याद करने लग जाएंगे, रट्टा लगाने लग जाएंगे, तो फिर तो आप कहेंगे कि ये तो 300 पेज हैं, फिर तो आपके लिए काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो मेन चीज है और जो ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा करता हूँ वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाउ डू यू रिमेंबर इट? फॉर एग्जाम्पल आपके पास टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का है, आप उसे कैसे याद रख सकते हैं? जब आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, तो फिर ये टॉपिक नहीं रहता, इट्स जस्ट अ प्रॉब्लम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल या कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन ऑफ चार्ज एंड यू कैन डेवलप योर इंटायर प्रॉब्लम फ्रॉम देयर। मैं प्रॉब्लम कहता हूँ, आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आप बेशक इसको टॉपिक कह लें तो आप पूरे के पूरे टॉपिक को उधर से डेवलप कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट वेरी हार्ड, इट्स वेरी इजी। सो आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हैं, ये चीजें आपके लिए उतनी आसान होती जाती हैं। इनमें और कुछ नहीं है इसके अलावा।
ओके, तो मैं सिर्फ आपको यही समराइज करना चाह रहा था। तो आपका सिलेबस ये इस तरह के है कि ये पहले 4 चैप्टर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा है। अगले 3 चैप्टर आप देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। तो इस यूँ समझे कि ये पहले 4 चैप्टर इस कोर्स में हमें ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होता है और ये क्या चीज़ है। आगे वाले जो 3 चैप्टर हैं वो हमें ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उन डिवाइसेस में जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, उनमें कैसे इस्तेमाल होता है। तो उनमें हम सर्किट्स पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, वो सारे के सारे। आपको पता है करंट कैसे फ्लो होता है जब तार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एस्टेब्लिश होता है, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देते हैं बैटरी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है, चार्जेस के ऊपर फोर्स लगती है, वो मूव करना शुरू कर देते हैं, चार्जेस की उस मोशन को आप करंट कहते हैं। तो पहले 4 चैप्टर क्या थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगले 3 चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रियल लाइफ में डिवाइसेस में किस तरह के असरात पैदा करता है, आप उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इस सेंस में सोचते हैं तो देखें ये कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है सिलेबस जो है, कि पहले आपको एक चीज़ के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर पूरे 3 चैप्टर उसकी एप्लीकेशंस दी गई हैं, वो एप्लीकेशन जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओम्स लॉ करंट्स के रिलेटेड है। करंट अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये भी एक किस्म की ये डिवाइस ही है ना, जो यूटिलाइज कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस प्रॉपर्टी को। फिर उसके बाद आप कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, फिर डीसी सर्किट पढ़ेंगे जहाँ पे आप किरचॉफ्स के लॉज जो हैं और रेसिस्टर्स और वो सारी चीज़ें जो हैं पैरेलल में है या सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगी। दैट्स इट, दैट्स द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मैग्नेटिज्म में भी यही होगा कि आप पहले 1 या 2 चैप्टर या चैप्टर 32 एंड 33 एंड 34 होपफुली, ओके, 32, 33 और 34, इनमें आप मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। और फिर चैप्टर 35 से लेके चैप्टर 37 तक जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है उसमें आप इस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट्स देखेंगे इन्हीं डिवाइसेस में जो हम यूज़ करते हैं। और तभी इसको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं ये मिल के कुछ असरात पैदा करते हैं इन डिवाइसेस के अंदर। तो ये सारे का सारा सिलेबस जो है ये इस तरह बिल्ड किया गया है कि पहले आपको एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताई गई है, उसको कैलकुलेट करने के तरीके बताए गए हैं, फिर उसको अगले 2-3 चैप्टर्स में यूटिलाइज किया गया है। दैट इज अ रियल लाइफ एग्जांपल्स, कैपेसिटर्स, सर्किट्स, ये सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। क्योंकि हमारे सेलफोन में फॉर एग्जांपल, या मेरे इस प्यारे से टैबलेट में जो मुझे बहुत पसंद है, ये सारे यही सर्किट्स ही तो इस्तेमाल हो रहे हैं। ओके, सो अगर आप इस सेंस में देखते हैं इन चीज़ों को, इस पूरे के पूरे कोर्स को, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स नॉट मोर देन लाइक 10-12 टॉपिक्स। अगर आप बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो शायद पूरे सिलेबस को मिला के 20 हो जाएंगे, 15 या 20 टॉपिक्स हो जाएंगे। मैं तो वैसे उनको 15 या 20 भी नहीं काउंट करता, बट अगर आप करना चाहते हैं, द मेन पॉइंट इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करूँगा, वो ये है कि आप प्रॉब्लम करें। जब आप प्रॉब्लम करते हैं थ्योरी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, और असल में ये थ्योरी याद करनी भी नहीं होती, थ्योरी प्रॉब्लम ही होता है। देखो ना हर टॉपिक के अंदर कितनी मैथमेटिक्स है, और वो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम करना ही तो होता है। तो जब आप उसको कर लेते हैं, जब आप प्रॉब्लम करना सीख जाते हैं, तो थ्योरी आप खुद से लिख सकते हैं। अभी थ्योरी में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है स्फीयर का, आप क्या कहते हैं, ओके लेट्स टेक अ गॉसियन सरफेस इनसाइड दिस स्फीयर या आउटसाइड दिस स्फीयर। तो यही तो वो आपकी थ्योरी बन जाती है, और फिर उसके बाद आप गॉसेस लॉ की इक्वेशंस अप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट। तो यही तो टॉपिक बन जाता है, इट्स जस्ट अ प्रॉब्लम। ओके, तो जब आप प्रॉब्लम्स करते हैं, और प्रॉब्लम्स को आपको, जब आप प्रॉब्लम्स करने के माहिर हो जाते हैं, तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट चाहिए होती है। और थ्योरी में भी तो यही होता है, जब कोई टॉपिक आता है फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में, तो क्या होता है कि ये चीज़ प्रूव करो, इट्स जस्ट अ प्रॉब्लम। और अगर आपको प्रॉब्लम करना आते हैं तो आप उसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो आई हैव टेकन 15 मिनट्स, बट आई होप कि आई हैव समराइज्ड दिस फॉर यू, कि हमने इतना कुछ नहीं पढ़ा, बस 2-4 चीज़ें ही पढ़ी हैं। So let's end it here and let's continue this wonderful course of electricity and magnetism, and I will see you soon with the next lecture, which hopefully is a chapter which contains Ohm's law and all that. तब तक के लिए bye bye.